सुगस अडानी पावर का सितंबर क्वार्टर यानी कि सितंबर टाइम फ्रेम का होल्डिंग पैटर्न आ चुका है और इस होल्डिंग पैटर्न में आपको सेलिंग देखने को मिल रही है मेजर एंटिटीज की तरफ से, जो कि मार्केट में लार्ज एंटिटीज मानी जाती हैं। ठीक है, मार्केट में इनका बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है और इन्होंने ही अडानी पावर में सेलिंग करी है और अडानी पावर में ही नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के काफी सारे स्टॉक्स में इन्होंने सेलिंग करी है। बट सेलिंग करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही कर दी, आज ही होल्डिंग पैटर्न का डाटा आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही सेलिंग करके इन्होंने एग्जिट किया है। इस पूरे टाइम फ्रेम को और इस पूरे लूप को सही तरीके से समझना जरूरी है। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। तो ये खबर आपको देखने को मिल रही है कि अडानी ग्रुप के अंदर 7,000 करोड़ के FIIs ने सेलिंग करी है। 7,000 करोड़ रुपए तक की शेयर्स सेल कर दिए अडानी ग्रुप में FIIs ने Q2 के टाइम फ्रेम में। अब Q2 का टाइम फ्रेम होता है बड़ा, ठीक है, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, पूरा सितंबर आ गया, ठीक है, ये पूरा टाइम फ्रेम आपका आ गया Q2 के अंदर। तो इन 3 महीनों के अंदर कहां पर आपके FIIs ने सेलिंग करी होगी इसको समझना जरूरी होता है ऑन चार्ट पैटर्न। अभी समझेंगे, लेकिन अडानी पावर, अकेले अडानी पावर में कितनी सेलिंग करी गई है? अकेले अडानी पावर में देखें तो FIIs ने जो डाइवेस्टमेंट करा है वो सेकंड लार्जेस्ट डाइवेस्टमेंट है। कितना करोड़ का? 2,580 करोड़, यानी कि 7,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ में से अकेला 2,580 करोड़ तो भैया अडानी पावर में ही डाइवेस्ट कर दिया है, सेल कर दिया है FIIs ने, जिसमें से GQG ने 660 करोड़ तक की सेलिंग करी है आपके अडानी पावर में और अदर FIIs ने 1900 करोड़ 1900 करोड़ तक की सेलिंग करी है आपके अडानी पावर में। अब GQG, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा और ये नाम आपको ना अडानी ग्रुप में बुरे से बुरे हालातों में भी देखने को मिलता है। GQG जो नाम है वो अडानी ग्रुप में बुरे से बुरे हालात, फिर चाहे वो आपका हिंडनबर्ग का एपिसोड चला हो तब भी GQG लगातार खरीदारी करता रहता था, या फिर US ब्राइबरी केस चल रहा हो तब भी आपके GQG ने लगातार अडानी ग्रुप में खरीदारी करी ही है, अपनी स्टेक बढ़ाया ही है। लेकिन इस बार GQG ने स्टेक सेल किया है 660 करोड़ रुपए तक का, और वो भी अकेले अडानी पावर के अंदर। तो क्या कंडीशंस रही होगी वो तो मालूम नहीं, बट हर कोई अपना मार्केट में प्रॉफिट बुक करता ही है, कभी कोई लॉस बुक करता है तो कभी कोई प्रॉफिट बुक करता है, तो आना जाना मार्केट में लगा ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि GQG ने सारा का सारा ही माल बेच दिया है। अभी मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, अच्छी तरह से समझेंगे, एंड तक देखना प्लीज। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट बस यही रहेगी, ठीक है। तो GQG के पास आज की डेट में 1.54% की होल्डिंग है, यानी कि इन्होंने 0.23% की होल्डिंग करी है सेल अडानी पावर में, ठीक है। अब इनकी होल्डिंग हो जाती है सितंबर के अकॉर्डिंग 1.54% और इन्होंने 1.77% की होल्डिंग इनकी जून में थी, तो वहां से इन्होंने 0.23% की होल्डिंग है जो अडानी पावर में सेल करी है। और इसके पहले भी मार्च में भी इन्होंने जून के टाइम फ्रेम में 0.02% की सेलिंग करी थी अपने स्टेक के अंदर, और उसके पहले 0.02% इन्होंने खरीदा भी था। तो जून 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक इन्होंने खरीदारी करी है, बट अब थोड़ा सा सेल ऑफ इन्होंने करना शुरू किया है GQG ने। अब ध्यान से सुनना, ये जो डाटा आया है आपके पास होल्डिंग पैटर्न का, ये सितंबर टाइम फ्रेम का है, ठीक है, यानी कि जून 30 के बाद से लेकर के सितंबर 30 तक का ये डाटा आपके सामने। यहां पर आपको दिख रहा है कि FIIs ने सेलिंग करी है, DIIs ने अच्छी खासी खरीदारी करी है और पब्लिक उतनी ही है, यानी कि जो माल बेचा होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपके DIIs ने खरीदा होगा और उसके ज्यादा खरीदा है, उसके ज्यादा लगभग 1% की होल्डिंग इंक्रीज हुई है आपकी DIIs की, और DIIs लगातार खरीद रहे हैं सितंबर 2024 से लेकर के सितंबर 2025, यानी कि एक साल के अंदर अंदर DIIs ने बहुत ज्यादा खरीदारी करी है अडानी पावर में। अभी सिर्फ इस टाइम फ्रेम को देखो, सितंबर का डाटा जो आपके पास में आया है ये 3 महीने का है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 30 तक का, यानी कि अगर आपके FIIs ने सेलिंग करी भी है अडानी पावर के अंदर तो वो कहां करी होगी इसको यहां समझते हैं ऑन चार्ट, ठीक है। तो यहां से आपका डाटा शुरू होता है जून 30 के बाद से लेकर के सितंबर तक का, ये पूरा टाइम फ्रेम आपके पास में है। ऑल्दो अडानी पावर में स्प्लिट भी आता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर FIIs ने सेलिंग करी है
तो 30 सितंबर से पहले ही करी होगी। तो क्या एफआईएस ने सेलिंग 180 पर करी है? ये एक बड़ा सवाल आता है कि भैया 180 से आप नीचे क्यों गिरे थे। ऑल दो आपको पता होगा अगर आप चैनल पर रेगुलर हो कि आपका यहां पर कौन सा पैटर्न है, कप एंड हैंडल का पैटर्न है। इसको अभी समझिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो। तो कप एंड हैंडल का पैटर्न भी यहां पर फॉर्म हुआ था। तो क्या आपके जीक्यूजे या फिर एफआईएस ने अडानी पावर में यहां 180 के आसपास सेलिंग करी है? अगर ये ऐसा है तो यस, आपका जो फॉल है वो वैलिड भी है, क्योंकि इतनी सेलिंग होना, लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग होना, तो भैया वैलिड रीजन है कि क्यों स्टॉक यहां पर गिरा। ठीक है, तो इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम सिर्फ अभी की कंडीशन ले, जो स्प्लिट के बाद की कंडीशन है, उस प्राइस को देख रहे हैं। स्प्लिट हुआ है मुझे भी मालूम है, कई कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना कि भैया स्प्लिट हुआ था तुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है, अभी अगर हम इस टाइम फ्रेम, जो अभी हमारे पास चार्ट के लेवल्स हैं, वो आते हैं 115 से लेकर के 180 के बीच में। तो मतलब पूरा ये टाइम फ्रेम के अंदर इन्होंने सेल किया होगा 115 से 180। ठीक है, तो 180 पर अगर सेलिंग करिए तो ये वैलिड रीजन है कि गिरावट आई, ऑल्दो आपके पास कप एंड हैंडल का चार्ट भी मौजूद है। ठीक है, तो ये रीजन होते को हमें ना ये समझना चाहिए कि आज आपके पास न्यूज आई है, ध्यान से सुनना। थोड़ा अजीब लगेगा आपको ये चीज, बट मैं कई बार इस चीज पर डिस्कशन कर चुका हूं आप लोगों के साथ में, चाहे वो इनसाइडर ट्रेडिंग का डाटा हो, जैसे कि रामा स्टील या एससीपीसी, ये बड़े एग्जांपल थे 2024 के। अगर आप तब से मेरे चैनल पर हो तो आपने इन दोनों एग्जांपल पर बहुत तगड़ा काम किया होगा, क्योंकि वहां पे एफआईएस ने खरीदा, प्रमोटर ने बेचा, कहीं प्रमोटर ने बेचा और एफआईएस ने खरीदा, या प्रमोटर ने खरीदा और एफआईएस ने बेचा। ये कहानी चली थी आपके रामा स्टील और एफआईएस ने, सॉरी रामा स्टील और एससीपीसी में। रामा स्टील तो मुझे अच्छे से याद है, 29 अगस्त को आपका 2024 बेचा था प्रमोटर ने और एफआईएस ने खरीदा था। इसी वजह से आपको रामा स्टील में 9 रुपए 30 पैसे से एक बड़ी रैली दिखी थी टुवर्ड्स 16 रुपए के आसपास। तो ये डाटा ना आपको मदद करते हैं कि कब बेचा है और कब खरीदा है, ये एंटीसिपेट करना जरूरी है। ठीक है, 35.1 का एमएफआई, 62.2 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। ऑन चार्ट अगर हम देखें तो आज की जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन बहुत जरूरी है इस समय। यहां पर थोड़ा जूम इन करना चाहूंगा मैं। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के, बिल्कुल भी शर्माया मत करो सब्सक्राइब करने से पहले। ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये आता है 154 और ये आता है 144। ये दो ट्रेंड है, ये आपका हैंडल पैटर्न है। ठीक है, कप एंड हैंडल का ये आपका हैंडल फॉर्मेशन है। इस समय काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, लगभग 3.5 हफ्ते हो चुके हैं आप तो। ठीक है, आज के सेशन में और कल का सेशन देखो, 154 के ऊपर आपकी क्लोजिंग आनी शुरू हो चुकी है। पिछले दो सेशन से 154 के ऊपर की आपकी क्लोजिंग आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या सस्टेन कर रहा है? ऑल्दो क्लोजिंग 154 के ऊपर आज भी है, बट ऊपर की टेल लंबी है, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। ऐसे में एक रेस्ट्रिक्शन जो कि 154 है, इस रेस्ट्रिक्शन के ऊपर क्या हम बेस बना पाएंगे, यह सवाल यहां पर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको फ्रीक्वेंट रैली चाहिए टुवर्ड्स 158। आपको फ्रीक्वेंट क्लोजिंग चाहिए 154 के बाद में 158 एक सेशन के अंदर, जो कि सस्टेनेबल क्लोजिंग हो। अगर ये क्लोजिंग आती है तब आपका ब्रेकआउट बन जाता है यहां पे तगड़ा। लेकिन अगर आपकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है कैंडल्स की, जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो और नीचे की टेल छोटी, जो कि सेल को इंडिकेट करती है, तो उस कंडीशन पे ये जो आपका ब्रेकआउट हुआ है ये कैंसल आउट हो जाता है, ये रिजेक्शन यहां पर फेस मिल जाता है। एक बार मैं आपको ब्लैंक पेज पर समझाता हूं ये चीज। यहां देखो, ये आपका एक ट्रेंड है एट 154। ठीक है, हमें पता है कि ये रिस्ट्रिक्शन है कप एंड हैंडल का, इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है। और वो कैसे होगा? एक सस्टेनेबल कैंडल से, जो कि इस 154 के ऊपर जाकर क्लोज हो, उसके बाद लगातार आपको धीरे धीरे करके ब्रेकआउट दिखे, या फिर अगर सस्टेन भी करता है तो आपको ऊपर की टेल छोटी और नीचे की टेल लंबी दिखे, जो कि बायर को इंडिकेट करती है। अब आज की कैंडल जो है वो आपकी आती है एक सस्टेनेबल कैंडल, जिसकी ऊपर की टेल लंबी है, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। सो अगर कमिंग सेशन में यही कंडीशन आपकी बनती है, किसी भी चार्ट पर आप जाकर के देखना, जहां पर आपको ऊपर की टेल लंबी नजर आए तो वो सेल को इंडिकेट कर जाएगी। उस कंडीशन पे आपका जो 154 के ऊपर ब्रेकआउट होना है वो कैंसल आउट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, और फिर से आप नीचे आ जाते हो। तो ऐसे में आपको 154 पर क्या चाहिए? आपको कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए, कुछ इस तरह की, जिसमें नीचे की टेल लंबी हो, जिसमें नीचे की टेल लंबी हो, जो कि बायर को इंडिकेट करते हैं। अगर इस तरह की पोजीशन बनती है तो यस, आप ब्रेकआउट सस्टेनेबिलिटी पर जा रहे हो, वहां पर आपका ब्रेकआउट पॉसिबल है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।